अध्याय 564 लूट। क्या ये पौराणिक पवन बिजली सम्राट की विरासत हो सकती है? नीले कपड़ों वाला समुद्री डाकुओं का सरदार अब पूरी तरह से नकुल शॉ की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह जल विद्युत के नियमों का अभ्यास करता था, इसलिए वह कुछ हद तक इन किंवदंतियों को समझता था। कांग महासागर में बिजली से संबंधित नियमों का अभ्यास करने वालों के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं और पवन बिजली सम्राट उन्हीं विशेषज्ञों में से एक थे। हजारों साल पहले पवन बिजली सम्राट अपनी गति के कारण सर्वोपरि माने जाते थे। डाकुओं के सरदार को पवन बिजली की विरासत के बारे में पता था और उसे संदेह था कि सामने वाले युवक को उस विरासत का एक हिस्सा मिला है। इस छोकरे की गति सामान्य अर्धचरण ओरिजिन कोर क्षेत्र के योद्धाओं से कहीं अधिक है। वह बैंगनी विनाशकारी बिजली का उपयोग करता है और वह मैथ्यू और संजीत के खिलाफ लड़ सकता है, जबकि उन दोनों ने पहले सॉवरेन्स को भी रोका है। केवल सर्वोत्तम विरासत ही ऐसी चीज की अनुमति दे सकती है। डाकुओं का सरदार अपने अनुमान को लेकर और अधिक आश्वस्त हो गया और उसके मन में लालच आ गया। वह अपने दिल की उत्तेजना को नियंत्रित नहीं कर सका। यह एक सम्राट की विरासत थी। इसके अलावा पवन बिजली सम्राट कोई साधारण वॉर्ड गॉड क्षेत्र के सम्राट नहीं थे, उनकी गति बेजोड़ थी। बैंगनी विनाश पवन बिजली चाबुक। नकुल शॉ ने अपने दो विरोधियों के खिलाफ थोड़ा लाभ पाने के लिए अपनी पवन बिजली तकनीकों का उपयोग किया। इसे रोको। लाठी वाले बुजुर्ग और उस कुरूप व्यक्ति के होश उड़ते जा रहे थे। अब उन्होंने नकुल शॉ को मारने के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था, वे बस उसे उलझाए रखने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों की संयुक्त युद्ध शक्ति लूसीफर के ओरिजिन कोर क्षेत्र में पहुंचने से पहले की शक्ति से भी थोड़ी अधिक है। नकुल शॉ के चेहरे के भाव बदल गए। अगर वह किसी घातक वार का उपयोग नहीं करता तो वह इन दोनों को बहुत जल्दी खत्म नहीं कर पाता। हालांकि वह किसी जल्दी में नहीं था। भले ही उसने बैंगनी रंग की बिजली के 5वें हिस्से को समझ लिया था, लेकिन युद्ध में इसके उपयोग का उसे ज्यादा अनुभव नहीं था। ये दोनों उसके परीक्षण के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। वह इन्हें इतनी जल्दी खत्म करने के लिए आइस इंपीरियल स्पीयर, घोस्ट कॉप्स का स्टेरे या कंकाल डिवीजन लीडर अरूप का उपयोग नहीं करना चाहता था। लड़ाई के दौरान नकुल शॉ अपनी बैंगनी विनाशकारी बिजली की तकनीकों का परीक्षण करना जारी रखा। क्यों? नकुल शॉ की आकृति हवा में चमकती रही और बैंगनी विनाशकारी बिजली का प्रभामंडल और अधिक सघन होता गया। पवन और बिजली के पंखों का उपयोग किए बिना भी वह उन दोनों समुद्री डाकुओं से कहीं अधिक तेज था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लाठी वाले बुजुर्ग और उस कुरूप व्यक्ति पर दबाव बढ़ता गया। वहीं दूसरी ओर रक्षा करने वाली नाव अभी भी खतरे से बाहर नहीं थी, लेकिन मैथ्यू और संजीत के दूसरी जगह तैनात होने के बाद वे कुछ और समय तक टिके रहने में सक्षम थे। हालांकि रंग बिरंगे कपड़ों वाला बुजुर्ग खतरे में था। बूढ़े बिनीश, अगर तुम थोड़ी देर और लड़े तो तुम कभी भाग नहीं पाओगे। नीले कपड़ों वाले डाकू सरदार के चेहरे पर कठोरता थी। इस सॉवरेन बुजुर्ग के पलटवार ने उसे क्रोधित कर दिया था और उसे डर था कि कहीं नकुल शॉ भाग न जाए। नकुल शॉ की गति उसके दोनों विरोधियों से कहीं अधिक थी, इसलिए वह बिना किसी कठिनाई के भाग सकता था। दूसरी ओर थोड़े समय के भीतर किसी सॉवरेन को मारना आसान नहीं था, भले ही वह घायल क्यों न हो। नकुल शॉ का पलड़ा भारी होता गया। उसके मन में पवन और बिजली की वह जर्जर दुनिया अलग अलग रूपों में प्रकट हो रही थी। वह बैंगनी रंग की बिजली को आत्मसात कर रहा था और उसकी छोटी छोटी बारीकियों को समझ रहा था। बैंगनी विनाश पवन बिजली सर्प नृत्य। नकुल शॉ का पवन बिजली चाबुक और अधिक सघन हो गया और वह एक सांप की तरह फुर्तीला और तेज व्यवहार करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो नकुल शॉ हवा और बिजली से बने किसी सांप को घुमा रहा हो। पी पा बूम टिल्ड टिल्ड। लाठी वाले बुजुर्ग और उस कुरूप व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई हो रही थी। नकुल शॉ की सॉवरेन स्तर की मानसिक ऊर्जा पवन बिजली विरासत की क्षमता को पूरी तरह से निचोड़ रही थी। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। नकुल शॉ ने सॉवरेन की इच्छाशक्ति इंटेंट का उपयोग करते हुए अपने हमलों को तेज कर दिया। हालांकि उसने बिच्छू के साथ अपना बंधन तोड़ दिया था, लेकिन तीनों संप्रदायों ने उसे पहचान लिया था। बुरा हुआ। नाव के पास डाकू सरदार के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसकी नजरों के सामने उस युवक ने दोनों डाकुओं को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। अहह! लाठी वाला बुजुर्ग और वह कुरूप व्यक्ति चिल्ला उठे क्योंकि उनके शरीर झुलसने लगे थे। नकुल शॉ के हमले में विनाश की शक्ति थी, जिसने किसी भी तरह की ठीक होने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया था। कुछ ही देर में वे दोनों डाकू और अधिक घायल हो गए और पीछे हटने लगे, लेकिन उनकी गति की तुलना नकुल शॉ से कैसे की जा सकती थी। वह कुरूप व्यक्ति दर्द से कराह उठा क्योंकि उसका एक पैर पवन बिजली चाबुक की चपेट में आ गया और मुड़ने लगा। कड़क!
उसने अपना वह पैर छोड़ दिया और खुद को बचाने के लिए अपनी सोर्स ऑफ ट्रू स्पिरिट को जला दिया। क्यों? नकुल शॉ की आकृति एक बार फिर चमकी और उसका चाबुक लाठी वाले बुजुर्ग की पीठ पर जा लगा। वाह! लाठी वाला बुजुर्ग 100 गज से भी ज्यादा पीछे जा गिरा और उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी। मेरी मदद करो! वे दोनों समुद्री डाकू भागने लगे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। नकुल शॉ ने उनमें से किसी का भी पीछा नहीं किया और इसके बजाय दूसरी दिशा में उड़ गया। दोनों पक्ष हैरान रह गए। नकुल शॉ ने उन दोनों समुद्री डाकुओं को घायल करने के बाद किसी भी पक्ष की मदद नहीं की। छोकरे, रुक जाओ! समुद्री डाकुओं का सरदार अब खुद पर काबू नहीं रख सका और दहाड़ा। इस मोड़ पर उसे एक कठिन निर्णय लेना था। अगर वह सॉवरेन बुजुर्ग को छोड़ देता तो उसके साथियों का कत्लेआम हो जाता। इसके अलावा अगर वह नकुल शॉ का पीछा करता तो उसे नकुल शॉ और सॉवरेन बुजुर्ग दोनों के हमलों का एक साथ सामना करना पड़ सकता था। नकुल शॉ की ताकत को देखते हुए यदि वह सॉवरेन बुजुर्ग के साथ मिल जाता तो स्थिति सरदार के लिए बहुत खराब हो सकती थी। कौन जानता था कि नकुल शॉ के पास कौन सी गुप्त तकनीकें छिपी थीं। आखिर उसे पवन बिजली सम्राट की विरासत जो मिली थी। फिर भी अगर वह नकुल शॉ को जाने देता तो वह पवन बिजली विरासत हासिल करने का मौका खो सकता था। छोटे भाई, ये समुद्री डाकू हम दोनों के दुश्मन हैं। अगर हम मिलकर इन्हें हरा दें तो मैं तुम्हारा अत्यंत आभारी रहूंगा। सॉवरेन बुजुर्ग ने भी आवाज लगाई। ये सुनकर डाकू सरदार के चेहरे का रंग उड़ गया। एक बार नकुल शॉ दूसरे पक्ष से मिल गया तो पासा पलट जाएगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से नकुल शॉ ने उनमें से किसी की भी बात नहीं सुनी। तर्क के हिसाब से यदि नकुल शॉ पर समुद्री डाकुओं ने हमला किया था तो उसे सॉवरेन बुजुर्ग की मदद चुननी चाहिए थी। यदि आप हमारी मदद कर सकें तो मैं आपकी किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार हूं और स्मृति परिवार आपका कर्ज चुकाएगा। नाव से एक मधुर आवाज आई। इस आवाज की स्वामिनी स्मृति थी। इस समय तक स्मृति का रूप अत्यंत सुंदर हो चुका था। लेडी स्मृति! दोस्त और दुश्मन दोनों ही दंग रह गए। इस धुंध के बीच उसके जैसी सुंदरी का साथ मिलना किसी का भी दिल जीत लेने वाला था। उसका मैं आपकी किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार हूं कहना भी बहुत आकर्षक था। दुर्भाग्य से वह उनमें से किसी से बात नहीं कर रही थी। हालांकि वह युवक भावहीन रहा और वहां से चल दिया। दोनों पक्ष स्तब्ध थे। इस लड़के पर स्मृति का कोई असर नहीं हुआ था। कुछ गड़बड़ है। समुद्री डाकुओं को आभास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। नकुल शॉ एक डेसोलेट माउंटेन की दिशा में नहीं जा रहा था, वह विपरीत दिशा में बढ़ रहा था। क्यों? नकुल शॉ पवन बिजली की एक लकीर में बदल गया और उस भूरे रंग की नाव के करीब पहुंच गया जो ब्लू लाइटनिंग पायरेट्स का जहाज था। जहाज पर केवल शुरुआती और अंतिम चरण के ट्रू लॉर्ड रैंक वाले डाकू ही बचे थे। धप! नकुल शॉ जहाज के डेक पर उतरा। स्वामी, यह जहाज अत्यंत उच्च श्रेणी का है और इसकी सुरक्षा बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं सही हूं तो यह जहाज समुद्र में गोता लगा सकता है और अपना रूप भी बदल सकता है। 10,000 घोस्ट पल 10,000 प्रेत मोती के भीतर से कंकाल डिवीजन लीडर अरूप बहुत संतुष्ट था। नकुल शॉ ने बिना किसी विशेष प्रयास के शेष समुद्री डाकुओं का काम तमाम कर दिया। जब तक किसी के पास पर्याप्त प्रिमल क्रिस्टल, पत्थर और सहायक हों, वे असीमित महासागर में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। जहाज पर सवार लोग साधना कल्टीवेशन में अधिक समय बिता सकते हैं, कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने समझाया। चूंकि उन्हें कुछ नाविकों की आवश्यकता थी, इसलिए नकुल शॉ ने कुछ डाकुओं को जीवित छोड़ दिया। वास्तव में ये सब कंकाल डिवीजन लीडर अरूप का विचार था और नकुल शॉ इससे प्रभावित हुआ था। आखिर इतनी लंबी दूरी तक उड़ते रहना आसान नहीं था। उसे स्काई सेंट माधुरी पैलेस को खोजना था जो दूसरे क्षेत्र में था। उसे वास्तव में एक जहाज की आवश्यकता थी। निर्लज चोर टिल्ड। समुद्री डाकुओं का सरदार गुस्से से लगभग फट पड़ा। उसे पहले जो चिंता थी वह पूरी तरह व्यर्थ साबित हुई। नकुल शॉ न केवल उस बुजुर्ग के साथ शामिल नहीं हुआ बल्कि उसने उनका जहाज ही चुरा लिया। ब्लू लाइटनिंग पायरेट्स ने कोसना शुरू कर दिया। समुद्री डाकू होने के नाते उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे खुद लूट का शिकार बनेंगे। अध्याय 565 कंकाल डिवीजन लीडर अरूप की युद्ध शक्ति। असीमित महासागर के ऊपर जब दोनों पक्षों ने नकुल शॉ को समुद्री डाकुओं का जहाज चुराते देखा तो वे ठिठक गए। बेशर्म चोर, इसे रोको। हम ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप को उसके हाथों में नहीं जाने दे सकते। समुद्री डाकुओं ने उसे कोसना शुरू कर दिया। दूसरी ओर स्मृति और उसके साथी नकुल शॉ की इस हरकत को देखकर हतप्रभ थे।
उस युवक का साहस बहुत ज्यादा है। वह ब्लू लाइटनिंग पायरेट्स का जहाज चुराने की हिम्मत भी कर सकता है। ब्लू लाइटनिंग पायरेट्स एक डेसोलेट माउंटेन के आसपास के 10 सबसे बड़े समुद्री डाकू समूहों में से एक था और कई व्यापारी उनके नाम से थरथर कांपते थे। हालांकि उनकी युद्ध शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उनकी फुर्ती और छिपने की कला दूसरों से कहीं आगे थी, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप का इतिहास कई 100 साल पुराना था और यह एक डेसोलेट माउंटेन के आसपास के सबसे बेहतरीन जहाज़ों में से एक था। ये तेज, गुप्त और शक्तिशाली रक्षा प्रणाली से लैस था। हास्यास्पद, आमतौर पर शांत रहने वाला समुद्री डाकू नेता क्रोधित हो उठा। ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। यदि यह चोरी हो गया तो वे अब 10 सबसे बड़े समुद्री डाकू समूहों में से एक नहीं रहेंगे। वाटर लाइटनिंग हेवन फ्लिपिंग हैंड, जल तड़ित स्वर पलट हस्त। नीले कपड़ों वाले समुद्री डाकू नेता ने अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया, जिससे हवा में मरोड़ पैदा हो गई। वाह! पहले से ही घायल सॉवरेन बुजुर्ग वाटर लाइटनिंग हेवन फ्लिपिंग हैंड के प्रहार से दूर जा गिरे। छोकरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जहाज पर आंख डालने की? डाकू नेता का चेहरा ठंडा पड़ने लगा। इस क्षण उसने बुजुर्ग की परवाह करना छोड़ दिया और अपने जहाज की ओर वापस झपटा। पीछे हटो, उस चोर को मार डालो और अपना जहाज वापस लो, डाकू नेता ने आदेश दिया और समुद्री डाकुओं का नेतृत्व करते हुए नकुल शॉ की ओर बढ़ा। ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप उनकी नींव थी, इसे खोया नहीं जा सकता था। इसके अलावा उस लड़के को शायद विंड लाइटनिंग एम्परर की विरासत भी मिली थी। रंग बिरंगे कपड़ों वाले सॉवरेन बुजुर्ग बेहद हैरान थे। डाकू नेता पहले उन्हें मार सकता था और फिर नकुल शॉ का पीछा कर सकता था। नाव पर मौजूद समूह चकित था। डाकू नेता ने पीछे हटने और इसके बजाय नकुल पर हमला करने का फैसला किया था। यही, उस छोकरे ने पहले हमारी मदद नहीं की थी, अब उसकी बारी है। कुछ लोग खुश होने लगे और अन्य सहमत थे। अंकल बिनीश, वह युवक अत्यंत प्रतिभाशाली और शक्तिशाली है। यदि हम उसके साथ मिल जाएं, तो समुद्री डाकुओं से लड़ने की हमारी 40-50% संभावना है। अन्यथा ब्लू लाइटनिंग पायरेट वापस आएगा। स्मृति ने विश्लेषण किया और धीमी आवाज में कहा। सच तो यह है कि उसे भी नकुल शॉ का उनकी सहायता के लिए न आना पसंद नहीं आया था, लेकिन वर्तमान स्थिति में सबसे अच्छा समाधान नकुल के साथ मिलकर लड़ना ही था। स्मृति, सॉवरेन बुजुर्ग ने कड़वाहट के साथ अपना सिर हिलाया और अपनी आध्यात्मिक संवेदना स्पिरिचुअल सेंस के माध्यम से एक संदेश भेजा। भले ही हम उस युवक के साथ मिल जाएं, फिर भी हम मारे जाएंगे। जीवित रहने का एकमात्र रास्ता बाकी सबको छोड़कर एक डेसोलेट माउंटेन की ओर भाग जाना है। ये सुनकर स्मृति का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और उसने अविश्वास के साथ बुजुर्ग की ओर देखा। ये स्पष्ट था कि उनकी चोटें उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरी थीं। वह भी उन्हें जबरदस्ती दबा रहे थे। समुद्री डाकू नेता के पिछले हमले ने उनकी नींव को घायल कर दिया था। बाकी सबको छोड़ दें, स्मृति हिचकिचाने लगी। यदि वे ऐसा नहीं करते तो सॉवरेन बुजुर्ग की मृत्यु होने की पूरी संभावना थी और उस समय वैसे भी कोई जीवित नहीं बच पाता। स्मृति, जब तक वह बच्चा उसे रोक रहा है, मेरे साथ एक डेसोलेट माउंटेन वापस चलो। ओल्ड मैन बिनीश ने अपने मुंह से खून पोंछा और स्मृति के पास उतरे। क्या कोई उम्मीद नहीं बची? स्मृति ने युवक की ओर देखा। इसी क्षण डाकू नेता ने दूसरों का नेतृत्व किया और नकुल शॉ पर हमला बोला। हैरानी की बात यह थी कि युवक ने बिना किसी डर के उनकी ओर देखा। इसे घेर लो। डाकू नेता को ऐसा लगा जैसे कोई जाल बिछा हो और उसने तुरंत हमला नहीं किया। दूर खड़े सॉवरेन बुजुर्ग भी नकुल की हरकतों से हैरान थे, लेकिन निश्चित रूप से नकुल जितना मजबूत होता, यह उनके लिए उतना ही फायदेमंद था। हमला करते समय सावधान रहना, डाकू नेता ने आदेश दिया और पानी तथा बिजली की लहरें उठाईं जो नकुल शॉ की ओर बढ़ने लगीं। नकुल को तुरंत पानी और बिजली वाटर लाइटनिंग की एक घनी और शक्तिशाली लहर अपनी ओर आती महसूस हुई। वह शक्ति निरंतर और प्रचंड थी। रिंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग, पवन और तड़ित के घेरे। नकुल शॉ हवा में उछला और उसने नीले बैंगनी रंग के विंड लाइटनिंग छल्लों की लहरें हर दिशा में भेज दीं। पी पा दोनों हमले आपस में टकराए। हमले के मामले में नकुल का पलड़ा भारी था। ये बैंगनी विनाशकारी बिजली और यह गति निश्चित रूप से पवन बिजली विरासत है। सौभाग्य से इस छोकरे ने अभी इसका एक छोटा सा हिस्सा ही समझा है। डाकू सरदार नकुल शॉ को जीवित पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपनी युद्ध शक्ति का केवल 60-70% ही उपयोग किया। पी पा बूम टिल्ड टिल्ड टिल्ड, नकुल के पवन और बिजली के छल्ले टूटने लगे। ब्लू लाइटनिंग डाकू की जल विद्युत शक्ति अत्यंत सघन और निरंतर है।
भले ही नकुल की विरासत बेहतर थी और गति एवं हमले में उसे बढ़त हासिल थी, फिर भी वह कई 100 वर्षों से अभ्यास करने वाले डाकू का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। डाकू सरदार का अभ्यास कल्टिवेशन एल्डर दीपशिखा नागपाल के समान था। लेट स्टेज स्मॉल ओरिजिन कोर क्षेत्र। अपनी आंखों की रक्त शक्ति आई ब्लड लाइन का उपयोग किए बिना नकुल शॉ केवल अर्ली स्टेज स्मॉल ओरिजिन कोर क्षेत्र के किसी व्यक्ति से लड़ सकता था और शायद मिडिल स्टेज वाले को कुछ समय के लिए उलझा सकता था। भले ही नीले कपड़ों वाले डाकू सरदार ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था, फिर भी वह नकुल को दबा रहा था। आइस इंपीरियल स्पीयर। नकुल ने आइस इंपीरियल स्पीयर की शक्ति के एक हिस्से का आह्वान किया और एक प्राचीन ठंडक डाकू सरदार की ओर फैल गई। इस छोकरे का यह अधूरा अर्थ ग्रेड हथियार साधारण नहीं है। घबराने के बजाय डाकू सरदार खुश था। अधूरे अर्थ ग्रेड हथियारों को भी अलग अलग स्तरों में बांटा गया था, निम्न, मध्यम, उच्च और विरासत वाले अर्थ ग्रेड हथियार। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर वह युवक पहले मेरे साथ मिल जाता तो हमारे पास ब्लू लाइटनिंग डाकुओं को पीछे धकेलने का अच्छा मौका होता। बूढ़ा बिनीश नकुल शॉ की ताकत देखकर हैरान भी था और उसे पछतावा भी हो रहा था। नकुल सामान्य अर्ली स्टेज स्मॉल ओरिजिन कोर योद्धाओं से लड़ सकता था, लेकिन ब्लू लाइटनिंग डाकू का अभ्यास और ताकत कहीं अधिक थी। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ी, मुझे इसे घोस्ट कॉप्स कर्स्ट एरे से दबा देना चाहिए या फिर। नकुल घबराया नहीं, उसने बस अपना हाथ लहराया। श्वा, जलती हुई आंखों वाला एक सोने और चांदी जैसा कंकाल प्रकट हुआ और हवा में मृत्यु का आभा भर गया। बोन स्ट्रेंथनिंग सॉवरेन। डाकू सरदार की मुस्कान जम गई। इसकी आभा से पता चल रहा था कि यह सॉवरेन कमजोर नहीं होगा और उसे एक अर्थ ग्रेड हथियार की उपस्थिति का भी एहसास हुआ। सॉवरेन। पीछे हटने की तैयारी कर रहे बूढ़े बिनीश के मुंह से अचानक चीख निकल गई। असीम महासागर में यात्रा करने वाले अधिकांश लोग ट्रू लॉर्ड रैंक के होते थे, इसलिए वे सबसे अधिक दिखाई देते थे। हालांकि जब कोई ओरिजिन कोर क्षेत्र तक पहुंचता था तो बात अलग होती थी। वे असीम महासागर में दुर्लभ थे और विशेषज्ञ माने जाते थे। और अब नकुल शॉ ने एक सॉवरेन को बुला लिया था। सब कुछ बदल गया। जे मैंने काफी समय से कसरत नहीं की है। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप के चारों ओर एक गहरा प्रकाश चमकने लगा। वह बहुत पहले ही अपनी पूरी शक्ति में वापस आ गया था और पर्पल सेंट रूइंस में वह और भी शक्तिशाली हो गया था। 9 डेडली यिन बोन उसकी हड्डियों में मिल गई थी, जिससे उसका हमला और बचाव दोनों बढ़ गए थे। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप डाकू सरदार की ओर झपटा। उसकी हर मुक्का और हथेली से मृत्यु की लहरें उठ रही थीं। 9 डेडली यिन बोन के साथ उसकी ताकत सामान्य सॉवरेन से कहीं आगे निकल गई थी। देखने वाला सॉवरेन स्तब्ध रह गया। बूढ़ा बिनीश अगर अपनी पूरी शक्ति पीक पर भी होता तो भी वह इस कंकाल का मुकाबला नहीं कर पाता। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप मानसिक ऊर्जा और हड्डियों की मजबूती में विशेषज्ञ था, इसलिए वह शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर हमला कर सकता था। बैंगनी विनाश पवन बिजली सर्प नृत्य। पवन और बिजली से बने सांप नकुल शॉ के चारों ओर नाचने लगे और ब्लू लाइटनिंग डाकू सरदार की ओर लपके। दोनों विरोधियों के एक साथ हमलों का सामना करते हुए डाकू सरदार ने उन्हें कोसना शुरू कर दिया। हालांकि उसके पास भी एक सहायक अर्थ ग्रेड हथियार था, लेकिन उसकी तुलना 9 डेडली यिन बोन से नहीं की जा सकती थी। 9 डेडली यिन बोन। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने अपने अर्थ ग्रेड हथियार का आह्वान किया और एक विशाल गहरे चांदी के रंग का नुकीला हड्डी का भाला हवा को चीरते हुए निकला। पास ही मौजूद पीक ट्रू लॉर्ड रैंक के कुछ समुद्री डाकू इसकी शक्ति के मामूली झटके आफ्टरशॉक से ही मारे गए। ब्लू लाइटनिंग डाकू सरदार पीछे हटा और गालियां देने लगा। उसे एक ही समय में नकुल के हमलों का भी सामना करना पड़ रहा था और वह बूढ़े बिनीश के साथ हुई लड़ाई से पहले ही थोड़ा घायल हो चुका था। ऐसा लगता है कि कंकाल डिवीजन लीडर अरूप की शक्ति काफी बढ़ गई है। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। इस तथ्य के कारण कि वह अपनी आंखों की रक्त शक्ति का आसानी से उपयोग नहीं कर सकता था, कंकाल डिवीजन लीडर अरूप इस समय उसका सबसे बड़ा हथियार था। अध्याय 566। एक डेसोलेट माउंटेन 8 उजाड़ पर्वत। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप की शक्ति स्कारलेट मून रिलीजन के दौर के अपने चरम स्तर से भी आगे निकल चुकी थी। इसका मुख्य कारण उसे पर्पल सेंट रूइंस से मिले संसाधन थे, जिसमें 9 डेडली यिन बोन भी शामिल थी। प्रत्येक अर्थ ग्रेड हथियार का एक विस्तृत इतिहास होता है और उन सभी के उपयोग के लिए कम से कम वॉर्ड गॉड क्षेत्र स्तर की मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खंडहरों से मिले संसाधनों के अलावा तीनों संप्रदायों के विशेषज्ञों के साथ हुई लड़ाइयों ने डिवीजन लीडर अरूप के कौशल और अनुभव को और भी निखार दिया था।
समय के इस क्षण में कंकाल डिवीजन लीडर अरूप को ब्लू लाइटनिंग डाकू सरदार पर थोड़ी बढ़त हासिल थी। नकुल शॉ अपनी पवन बिजली तकनीकों और आइस इंपीरियल स्पीयर की छाया का उपयोग करके डाकू सरदार को परेशान कर रहा था और अरूप की सहायता कर रहा था। स्वामी और सेवक की इस जोड़ी का पलड़ा और भी भारी होने लगा। पवन और बिजली के पंख। नकुल की पीठ पर पंखों की एक जोड़ी सघन होने लगी जिसने उसकी गति को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे उसे इस विरासत की समझ बढ़ती जा रही थी, पवन और बिजली के पंखों ने नकुल शॉ की गति बढ़ाने के साथ साथ हवा और बिजली के प्रति उसकी संवेदनशीलता को भी बढ़ा दिया था। शू टिल्ड टिल्ड टिल्ड। पंखों की मदद से नकुल कहीं अधिक फुर्तीला हो गया और उसके हमले और भी शक्तिशाली हो गए। ब्लू लाइटनिंग डाकू सरदार पर दबाव बढ़ता गया क्योंकि नकुल शॉ के हाथों उसके और भी समुद्री डाकू मारे जा रहे थे। लाठी वाले बुजुर्ग और उस कुरूप व्यक्ति को नकुल शॉ ने मार गिराया। कुछ ही समय में ब्लू लाइटनिंग डाकू सरदार के पास अब कोई और डाकू नहीं बचा था, अब वह अकेला लड़ रहा था। अर्थ ग्रेड हथियार आइस इंपीरियल स्पीयर। नीले भाले की परछाई सघन होने लगी और उसने असली आइस इंपीरियल स्पीयर का रूप ले लिया। भाले से एक ठंडी आभा निकलने लगी जिसने आसपास के पूरे क्षेत्र को जमाना शुरू कर दिया। एक प्राचीन और जमा देने वाली ठंडक ने 10 मील के दायरे को घेर लिया, लेकिन नकुल ने इसे 1 या 2 मील तक सीमित रखने की कोशिश की। बचे हुए सभी डाकू तुरंत बर्फ में जम गए। ये हथियार, क्या ये किसी प्राचीन हिम सम्राट की विरासत वाला अर्थ ग्रेड हथियार हो सकता है? नाव पर मौजूद लोगों को ऐसा लगा जैसे वे बर्फ में कैद हो गए हों। हालांकि इस लड़ाई में अन्य अर्थ ग्रेड हथियारों का भी उपयोग किया जा रहा था, लेकिन नकुल शॉ का आइस इंपीरियल स्पीयर कहीं अधिक गहरा और शक्तिशाली था। यहां तक कि डाकू सरदार का खून और ट्रू फोर्स सत्य शक्ति भी जमने लगी थी। वर्ड्स का यिन डिमोनिक स्टैब। शून्य आकाश यिन राक्षसी प्रहार। इस मौके का फायदा उठाते हुए कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने अपना अर्थ ग्रेड हथियार फेंका, जिसने हवा को चीरते हुए ब्लू लाइटनिंग डाकू सरदार पर प्रहार किया। धमाका। डाकू सरदार के मुंह से कराह निकली, उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी छाती में एक छेद हो गया। यहीं रुको और मरो। नकुल शॉ और कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने मिलकर हमला किया और डाकू सरदार को खून की उल्टियां करने पर मजबूर कर दिया। उसी समय ओरिजिन कोर क्षेत्र की एक और आभा करीब आई। ब्लू लाइटनिंग डाकू मरो। बूढ़े बिनीश ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और हमला बोल दिया। धिक्कार है। डाकू सरदार रोशनी की एक चकाचौंध भरी लकीर में बदल गया और हवा में गायब हो गया, जबकि उसके मुंह से लगातार खून टपक रहा था। असीम महासागर के ऊपर पानी और बिजली की एक चमकीली किरण को भागते हुए देखा जा सकता था। डाकू सरदार की आखिरी गुप्त तकनीक के बाद नकुल को मामूली चोटें आईं, लेकिन उसने अपनी जल रक्त शक्ति से उन्हें जल्दी ही ठीक कर लिया। दूसरी ओर बूढ़ा बिनीश गंभीर रूप से घायल हो गया था। वाह! सॉवरेन बुजुर्ग लड़खड़ाया और उसके मुंह से खून की एक और धार निकली। स्वामी, क्या हमें डाकू सरदार का पीछा करके उसे मार देना चाहिए? कंकाल डिवीजन लीडर अरूप उसका पीछा करना चाहता था। पर्पल सेंट रूइंस में लगातार पिटने के बाद उसे आखिरकार लोगों को पीटने का मौका मिला था। कोई ज़रूरत नहीं है, नकुल शॉ ने उत्तर दिया। वह केवल जहाज लेना चाहता था। उसे ब्लू लाइटनिंग डाकुओं के बदले की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार वह सिर्फ एक डेसोलेट माउंटेन से गुजर रहा था और लंबे समय तक वहां रुकने की उसकी कोई योजना नहीं थी। इसके अलावा डाकू सरदार को मारना इतना आसान नहीं होता। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वह 3 सॉवरेन स्तर के विरोधियों से बच निकलने में सफल रहा। नकुल और कंकाल डिवीजन लीडर अरूप समुद्री डाकू के जहाज पर लौट आए और उसे व्यवस्थित करने लगे। कितने अफसोस की बात है। नकुल ने महसूस किया कि उसके अर्थ ग्रेड हथियार के प्रभाव से जहाज पर मौजूद हर कोई पहले ही मर चुका था। अर्थ ग्रेड हथियार एक प्रतिबंधित शक्ति थे जो सामान्य ट्रू लॉर्ड रैंक के योद्धाओं को आसानी से मिटा सकते थे, और जहाज पर बचे हुए डाकू कमजोर थे जो युद्ध में माहिर नहीं थे। नन्हे मित्र, इस बूढ़े के पास एक सुझाव है। बूढ़े बिनीश की आंखें चमक उठीं और उन्होंने बहुत ही सम्मानजनक लहजे में बात की। स्मृति और बाकी सभी लोग भी वहां आ गए थे। नकुल शॉ की नज़रों ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और वह समझ गया, पिछली लड़ाई में उनकी नाव का आधे से ज़्यादा हिस्सा नष्ट हो चुका था। उनकी नाव ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप जितनी मजबूत नहीं थी, वह सॉवरेन्स के बीच होने वाली टक्कर को सहन नहीं कर सकती थी। नन्हे मित्र, चूंकि आपके पास अपने जहाज को चलाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए आपके लिए ये कठिन होगा। क्यों न हम साथ मिलकर यात्रा करें? हम आपको नाविक उपलब्ध कराएंगे, सॉवरेन बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा। साथ यात्रा करें? हम एक ही दिशा में नहीं जा रहे हैं, है ना? नकुल रुका।
वह एक डेसोलेट माउंटेन 8 उजाड़ पर्वत की ओर जा रहा था, जबकि वे विपरीत दिशा में जा रहे थे। नन्हे मित्र, यदि आप हमें प्योर मून स्पिरिचुअल सेक्ट शुद्ध चंद्रमा आध्यात्मिक संप्रदाय तक पहुंचाने में मदद कर सकें तो ये बूढ़ा और स्मृति परिवार आपका अत्यंत आभारी रहेगा। ये नन्हे मित्र के लिए भी एक अच्छा अवसर है। बुजुर्ग ने सुझाव दिया। क्या प्योर मून स्पिरिचुअल सेक्ट जाना है? नकुल शॉ की आंखें लगभग फटी की फटी रह गईं। उसने तीनों 2 स्टार संप्रदायों को नाराज किया था और प्योर मून स्पिरिचुअल सेक्ट तो उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था। उसने उस संप्रदाय के अनगिनत विशेषज्ञों और सॉवरेन्स को मारा था। सौभाग्य से वह त्यानलू द्वीपों के किनारे पर था और वहां बहुत लंबे समय तक रुकने की उसकी योजना नहीं थी। नन्हे मित्र, शायद आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन प्योर मून स्पिरिचुअल सेक्ट एक 2.5 सितारा संप्रदाय है। अपनी प्रतिभा के दम पर आप लेडी स्मृति के साथ वहां प्रवेश पा सकते हैं। बुजुर्ग उसे प्रोत्साहित करने लगे। रुकिए रुकिए रुकिए, इस विषय पर चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है, नकुल ने उन्हें तुरंत रोक दिया। नकुल शॉ को इतना दृढ़ देखकर बुजुर्ग और स्मृति असहाय महसूस करने लगे। अगर ऐसी बात है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन हम आपका एहसान चुकाए बिना नहीं रह सकते। बूढ़े बिनीश और स्मृति ने एक दूसरे की ओर देखा और नकुल को एक डेसोलेट माउंटेन में स्मृति परिवार के यहाँ आने का निमंत्रण दिया। एक डेसोलेट माउंटेन वैसे भी नकुल के गंतव्य के रास्ते में ही था, और चूंकि सॉवरेन बुजुर्ग और उनके साथियों की नाव क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए उन्हें वापस लौटना ही था। हम एक डेसोलेट माउंटेन में आपकी सभी ज़रूरत की चीज़ें फिर से भर सकते हैं और हम आपको स्मृति परिवार में सादर आमंत्रित करते हैं। स्मृति की आंखें चमक उठीं। नकुल शॉ द्वारा ब्लू लाइटनिंग डाकुओं को हराने ने पूरे समूह का सम्मान जीत लिया था। यहाँ तक कि स्मृति के मन में भी नकुल के प्रति प्रशंसा का भाव आ गया था। एक डेसोलेट माउंटेन, नकुल सोचने लगा। वह स्थान रसद और ज़रूरी सामान जुटाने के लिए एक अच्छी जगह थी। एक बार उस क्षेत्र को छोड़ने के बाद काफ़ी समय तक दूसरी ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल होता। ठीक है, नकुल बाहरी दुनिया की संस्कृति को भी देखना चाहता था। अब तक उसने केवल महासागर ही देखा था। सभी लोग उस धूसर धात्विक जहाज पर इकट्ठा होने लगे। नकुल शॉ को किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। समूह के पास नाविक थे जो सब कुछ संभाल सकते थे। ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप एक डेसोलेट माउंटेन के आसपास के सबसे अच्छे जहाज़ों में से एक है। इसकी सुरक्षा बेहतरीन है और यह अत्यंत तेज़ है। इसके अलावा ये समुद्र की गहराइयों में भी छिप सकता है। जहाज की गुणवत्ता देखकर नाविक उत्साहित थे। जल्द ही जहाज समुद्र में तैरने लगा। जहाज में दर्जनों कमरे थे और ये 2 मंजिलों में बंटा हुआ था। जहाज के ठीक बीच में कंट्रोल रूम था। जब तक किसी के पास पर्याप्त प्रिमल क्रिस्टल पत्थर और सामग्री है, यह जहाज असीमित महासागर में अंतहीन यात्रा कर सकता है। नकुल शॉ ने कप्तान के केबिन में प्रवेश किया। कप्तान का कमरा एक अनूठी सामग्री से बना था जो स्पिरिचुअल सेंस आध्यात्मिक बोध को अंदर जाने से रोक सकती थी। नकुल, स्मृति और बूढ़ा बिनीश जल्द ही एक साथ एकत्र हुए। नकुल ने उन दोनों से एक डेसोलेट माउंटेन, तीनों संप्रदायों और पूरे त्यानलू द्वीप समूह की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। अंकल बिनीश, लेडी स्मृति, आप दोनों को एक डेसोलेट माउंटेन वापस जाने की आवश्यकता क्यों है? नकुल ने उलझन में पूछा। सॉवरेन बुजुर्ग ने थोड़े कड़वे लहजे में समझाया, हमारी नाव टूट चुकी है और हमारा गंतव्य अत्यंत दूर है। मैं भी गंभीर रूप से घायल हूँ। इसके अलावा ब्लू लाइटनिंग डाकू सरदार का एक अच्छा मित्र है जो पायरेट एलायंस डाकू गठबंधन का नेता है। नकुल शॉ समझ गया। प्योर मून स्पिरिचुअल सेक्ट यहाँ से बहुत दूर था, इसलिए बिना नाव के वहाँ पहुँचना कठिन था। ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप महासागर को चीरते हुए आगे बढ़ता रहा और सामने से युआन क्यूई का एक प्रवाह महसूस हुआ। दृष्टि में एक विशाल पर्वत दिखाई दिया जो समुद्र से बाहर निकला हुआ था और पूरे हेवन अर्थ युआन क्यूई को एकत्रित कर रहा था। इसे देखने पर ऐसा लग रहा था मानो एक डेसोलेट माउंटेन जेड एक कीमती रत्न का एक विशाल टुकड़ा हो। भाई शॉ, हम अब लगभग अंतर्देशीय क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, सॉवरेन बुजुर्ग ने चेतावनी दी। अब वे दोनों एक दूसरे से परिचित हो गए थे। अंतर्देशीय, नकुल शॉ ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस आध्यात्मिक बोध फैलाए और देखा कि एक डेसोलेट माउंटेन के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना हुआ था। अध्याय 567 स्मृति परिवार। वह धूसर जहाज धीरे धीरे एक डेसोलेट माउंटेन 8 उजाड़ पर्वत की ओर बढ़ा। वे अब अंतर्देशीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे, इसलिए नकुल शॉ ने अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसने पहले कभी इस तरह के बदलाव का अनुभव नहीं किया था। जल्द ही जहाज एक धुंधली नीली रोशनी के पास से गुजरा। वेंग टिल्डर टिल्डर टिल्डर, धूसर जहाज की सतह पर हर तरफ चिंगारियां उठने लगीं।
प्रतिरोध बढ़ रहा है। भारीपन महसूस हो रहा है। नकुल शॉ के शरीर में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई और वे जितना आगे बढ़ते गए प्रतिरोध उतना ही बढ़ता गया। असीम महासागर और भूमि दो अलग अलग दुनियाएं थीं। यदि किसी का अभ्यास कल्टीवेशन एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचा हो तो वे शारीरिक रूप से असीम महासागर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि निचले स्तर के कई स्थानीय लोग सोचते थे कि वे जहां रहते हैं वह एक महाद्वीप है और उन्हें यह नहीं पता था कि बाहर की भी कोई दुनिया है। गुरुत्वाकर्षण, प्रतिरोध और यहां तक कि हेवन अर्थ युआन क्यूई भी बदल रहे थे। एक डेसोलेट माउंटेन वास्तव में एक छोटा सा द्वीप था। नकुल ने गौर किया, यहाँ की हेवन अर्थ युआन क्यूई काफी हद तक अजूर फ्लावर कॉन्टिनेंट नील पुष्प महाद्वीप के करीब है। जैसे ही जहाज बंदरगाह पर रुका, आसपास का वातावरण खुले समुद्र की पतली हवा की तुलना में बहुत अधिक सघन महसूस हुआ। स्मृति ने नकुल शॉ की ओर मुस्कुराते हुए देखा। वह जमीन के प्रति उसकी जिज्ञासा को महसूस कर पा रही थी। भाई शॉ, एक डेसोलेट माउंटेन में आपका स्वागत है। हमारे स्मृति परिवार की जागीर बंदरगाह से बस थोड़ी ही दूरी पर है। मेरे पिता, जो परिवार के मुखिया हैं, निश्चित रूप से उस नायक से मिलना चाहेंगे जिसने हमें ब्लू लाइटनिंग डाकुओं से बचाया, स्मृति ने अपनी आवाज में गर्व के साथ कहा। बूढ़े बिनीश ने सहमति में सिर हिलाया, हालांकि अपनी पुरानी चोटों के कारण उनका चेहरा अभी भी कुछ पीला था। बिल्कुल, आपकी प्रतिभा वाला युवक अंतर्देशीय क्षेत्रों में भी दुर्लभ है। आप पाएंगे कि एक डेसोलेट माउंटेन त्यानलू द्वीपों से गुजरने वाले कई साधकों के लिए गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र है। नकुल शॉ को इसका एहसास हो गया था। वहां के स्थान स्पेस के साथ भी एक समस्या थी। उनकी दृष्टि में एक डेसोलेट माउंटेन की मूल आकृति केवल कई हजार मील चौड़ी प्रतीत हो रही थी। हालांकि जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्हें एहसास हुआ कि पहाड़ों का वास्तविक आकार लगातार बढ़ रहा था। ये रेत के एक कण को अनंत रूप से बड़ा करने जैसा था। एक डेसोलेट माउंटेन संभवतः दसियों हजार मील चौड़ा है, लगभग क्लाउड एरिया के आकार का। नकुल का शरीर फिर से भूमि के अनुकूल होने लगा। कुछ समय बाद सुटिल्ड ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप थोड़ा नीचे झुका, मानो वह किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर रहा हो। नीला आकाश, सफेद बादल, एक सूरज। नकुल शॉ ने पाया कि यह एज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट से बहुत अलग नहीं था। यदि उसने एज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट नहीं छोड़ा होता तो उसे अब भी पता नहीं चलता कि बाहरी दुनिया की तुलना में वह सिर्फ एक कण मात्र था। नन्हे मित्र, क्या तुमने कभी अंतर्देशीय इनलैंड जाने का अनुभव नहीं किया है? सॉवरेन बुजुर्ग मुस्कुराए और स्मृति ने समझाया, स्थान के मामले में जमीनी दुनिया और असीमित महासागर अलग अलग हैं। जाहिर तौर पर असीमित महासागर की हर चीज डेसोलेट कॉन्टिनेंट के उन टूटे हुए टुकड़ों से बनी है जो फैन यूनिवर्स में गिर गए थे। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने ये कहानी कई बार सुनी थी। इस दुनिया का समग्र नाम फैन यूनिवर्स था और प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्माण डेसोलेट कॉन्टिनेंट के बिखरने के बाद हुआ था। प्राचीन काल एंशियंट एरा के बाद इमेमोरियल एरा आया, फिर अटाविस्टिक एरा। उसके बाद फैन यूनिवर्स का उदय हुआ। फैन यूनिवर्स दो अलग अलग स्थानिक आयामों में विभाजित था। एक असीमित महासागर था जो सामान्य प्रजातियों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। दूसरा आयाम वह था जिसमें सभी बड़े और छोटे द्वीप थे जो मानव जीवन और सभ्यता के लिए उपयुक्त थे। एक डेसोलेट माउंटेन त्यानलू द्वीप समूह के किनारे के पास है। ये 1000 फ्लोइंग आइलैंड्स के भी करीब है और दोनों के बीच के प्रमुख पड़ावों में से एक है, सॉवरेन बुजुर्ग ने परिचय दिया। ये सुनकर नकुल का दिमाग साफ हो गया। वह त्यानलू द्वीप समूह छोड़ना चाहता था और यदि कोई दुर्घटना नहीं हुई तो अगला पड़ाव 1000 फ्लोइंग आइलैंड्स होगा। एज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट जहां नकुल शॉ पैदा हुआ था, वह एज्योर आइलैंड्स का हिस्सा था जो त्यानलू द्वीप समूह के काफी करीब थे। हालांकि विभिन्न द्वीपों के बीच की दूरी बहुत अधिक थी। नकुल अब अपने गृहनगर से काफी दूर था और उसका गंतव्य कई गुना अधिक दूर था। जमीन पर प्रवेश करने के बाद भी ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप की गति अभी भी बहुत तेज थी, जो एक सामान्य सॉवरेन की गति के करीब थी। यदि यह असीमित महासागर में होता तो यह जहाज 10 गुना या दर्जनों गुना तेज होता। आधे दिन के बाद घनी हेवन अर्थ युआन क्यूई वाला एक विशाल शहर दिखाई दिया। यह एक डेसोलेट माउंटेन का पवित्र शहर है, एक डेसोलेट सेक्रेड सिटी। ओल्ड मैन बिनीश के चेहरे के भाव थोड़े जटिल थे क्योंकि वह दूर से देख रहे थे। जहाज एक डेसोलेट सेक्रेड सिटी के करीब पहुंचा और हर कोई व्यूइंग डेक पर आ गया। एक डेसोलेट सेक्रेड सिटी एक डेसोलेट माउंटेन का केंद्र और रसद आपूर्ति का मुख्य बिंदु है। तीनों परिवारों की ताकतें यहां मौजूद हैं। स्मृति ने एक विशेष भावना के साथ इस शहर की ओर देखा।
ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप का आभा और अत्यंत शक्तिशाली था क्योंकि यह एक डेसोलेट सेक्रेड सिटी की ओर बढ़ रहा था। एक डेसोलेट सेक्रेड सिटी में एक डेसोलेट माउंटेन के सभी विशेषज्ञ थे, जैसे एज और फ्लावर कॉन्टिनेंट में सेक्रेड एलायंस था। इसके अलावा वहाँ बाहरी दुनिया के विशेषज्ञ भी थे जो वहाँ से गुजर रहे थे। यहाँ मौजूद अधिकांश लोग कम से कम ट्रू स्पिरिट रियल्म के स्तर पर थे। असीमित महासागर का जहाज, कितनी शक्तिशाली आभा है। ओह मेरे भगवान, क्या ये ब्लू लाइटनिंग पायरेट का जहाज नहीं है? समुद्री डाकू एक डेसोलेट सेक्रेड सिटी में प्रवेश करने की हिम्मत कब से करने लगे? बचाओ टिल्ड 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 टिल्ड। एक डेसोलेट सेक्रेड सिटी के भीतर कोहराम मच गया। असीमित महासागर से गुजरने वाले जहाज अत्यंत मूल्यवान थे, हालांकि यह एक प्रमुख पड़ाव था, इसलिए वे अक्सर देखे जाते थे। यदि यह कोई अन्य सामान्य स्थान होता तो कई विशेषज्ञों ने कभी कोई असीमित महासागर जहाज देखा तक नहीं होता। इसके अलावा ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप एक डेसोलेट माउंटेन के आसपास के सबसे अच्छे जहाज़ों में से एक था। सुटिल्ड जल्द ही एक डेसोलेट सेक्रेड सिटी से दर्जनों शक्तिशाली आभाएं और बाहर निकली और उनका नेतृत्व ओरिजिन कोर रियल्म का एक बुजुर्ग कर रहा था। रेगुलेशन सॉवरेन। सभी ने सम्मान के साथ इस बुजुर्ग की ओर देखा। असीमित महासागर में एक प्रमुख आपूर्ति स्टेशन होने के नाते एक डेसोलेट सेक्रेड सिटी में कोई सॉवरेन कैसे नहीं हो सकता था, और निश्चित रूप से वहां एक या दो से अधिक ही होंगे। ओल्ड मैन बिनिश बाहर उड़े और रेगुलेशन सॉवरेन का अभिवादन किया। चूंकि दोनों सॉवरेन एक डेसोलेट सेक्रेड सिटी से ही थे, वे एक दूसरे को जानते थे। यह जहाज हमारे युद्ध की लूट का हिस्सा है, सॉवरेन बुजुर्ग ने समझाया। कुछ समय बाद जब विशेषज्ञों ने जहाज की जांच कर ली, बूढ़े बिनीश, तुमने अपनी ताकत से यह जहाज हासिल किया। रेगुलेशन सॉवरेन की आंखें सवालों से भरी थीं। वह इस जहाज का इतिहास जानते थे। यह डेसोलेट माउंटेन के आसपास के 10 सबसे बड़े समुद्री डाकुओं में से एक ब्लू लाइटनिंग पायरेट्स का था। सामान्य सॉवरेन की तुलना ब्लू लाइटनिंग पायरेट के नेता से नहीं की जा सकती थी। रंग बिरंगे कपड़ों वाले बुजुर्ग ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, यह जहाज वास्तव में उस नन्हे मित्र की युद्ध लूट है। वह युवक। रेगुलेशन सॉवरेन ने नकुल शॉ की ओर देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह, क्या तुम मजाक कर रहे हो? रेगुलेशन सॉवरेन थोड़े क्रोधित हुए, पीछे मुड़े और चले गए। ये स्पष्ट था कि उन्हें लगा ओल्ड मैन बिनिश उनका मजाक उड़ा रहे थे। सुटिल्ड इसके बाद समुद्री डाकू जहाज स्मृति परिवार के क्षेत्र की ओर मुड़ गया और रेगुलेशन बुजुर्ग ने जहाज को जाते हुए देखा। अचानक उनकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने कुछ सोचा। उनके हाथ में एक चित्र उभरा और उस चित्र पर नीले बालों और एक नीली आंख वाला एक युवक था। युवक के कंधे पर एक चांदी जैसी भूरी बिल्ली बैठी थी और उसके बगल में एक कंकाल था। रेगुलेशन बुजुर्ग ने सोचा, वह युवक उस रहस्यमय युवक जैसा दिखता है जिसकी तीनों संप्रदाय तलाश कर रहे हैं। एक डेसोलेट सेक्रेड सिटी को कुछ समय पहले ही प्योर मून स्पिरिचुअल सेक्ट से खबर मिली थी। तीनों संप्रदायों द्वारा किसी पर इनाम रखा जाना 1000 साल में एक बार होने वाली दुर्लभ घटना थी। इसके अलावा उसे पकड़ने का इनाम इतना अधिक था कि सॉवरेन की आंखें भी लाल हो जाएं। ये राशि इतनी ज्यादा थी कि तीनों परिवारों की कुल संपत्ति भी शायद इसके बराबर न हो। लेकिन उस युवक के बाल और आंखें सामान्य हैं। उसके पास बिल्ली या कंकाल भी नहीं है। रेगुलेशन बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं। हालांकि वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, लेकिन पेंटिंग पकड़े हुए उनका हाथ हल्का सा कांपने लगा था। उत्तेजना के कारण उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। ओरिजिन कोर रियल्म तक पहुंचने के बाद लंबे समय से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक डेसोलेट सेक्रेड सिटी में स्मृति परिवार के एक हॉल में नकुल शॉ, स्मृति और स्मृति परिवार के उच्च अधिकारी एक साथ बैठे थे। जहां तक ओल्ड मैन बिनीश की बात है, वह अभी भी गंभीर रूप से घायल थे, इसलिए वह आराम कर रहे थे। स्मृति परिवार के मुखिया एक दयालु दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे, जिनका स्तर हाफ स्टेप ओरिजिन कोर रियल्म का था। उसी समय वह स्मृति के पिता भी थे। धन्यवाद नन्हे मित्र, स्मृति परिवार के मुखिया ने अपना आभार व्यक्त किया। हालांकि उन्हें नकुल शॉ की शक्ति पर थोड़ा संदेह था, लेकिन उस युवक ने स्मृति की जान बचाई थी। नकुल, तुम्हें यहाँ कुछ और दिनों के लिए रुकना चाहिए। एक डेसोलेट माउंटेन का हजारों वर्षों का इतिहास है और यहाँ कई दृश्य और कहानियां हैं। स्मृति का व्यवहार अत्यंत आत्मीय था। जब से वह स्मृति परिवार में वापस आई थी, उसका आधा समय इस युवक को देखने में ही बीत रहा था। एक डेसोलेट माउंटेन में ऐसा कोई दूसरा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था जिसकी तुलना उससे की जा सके। स्मृति का प्रारंभिक चरण का ट्रू लॉर्ड रैंक पहले से ही आसपास के क्षेत्र में सबसे अच्छा था और उसका दर्जा एज और फ्लावर कॉन्टिनेंट में रूपेश के समान था।
मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं रुक सकता। मुझे आज ही निकलना होगा। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह नहीं जानता था कि तीनों संप्रदायों के पास क्या तरीके हैं, लेकिन बेहतर यही था कि वह जल्द से जल्द निकल जाए। सावधानी के तौर पर उसने अपना परिचय नकुल फैन के रूप में दिया था। जाने से पहले नकुल को कुछ प्रतिभाशाली नाविकों को काम पर रखने के लिए स्मृति परिवार की शक्ति की आवश्यकता थी। स्मृति परिवार ए डेसोलेट सेक्रेड सिटी के 3 प्रमुख परिवारों में से एक था, जो एजियोर फ्लावर कॉन्टिनेंट के 10 महान कुलों के समान था। वास्तव में तीनों परिवार 1 स्टार कुल के जितने ही शक्तिशाली थे, लेकिन हाल ही में स्मृति परिवार का पतन हो रहा था और वह 3 प्रमुख परिवारों की सूची से बाहर होने ही वाला था। स्मृति परिवार की अधिकांश आशाएं स्मृति पर टिकी थीं। एक बार जब वह प्यो मून स्पिरिचुअल सेक्ट में प्रवेश कर लेगी तो स्मृति परिवार का दर्जा नाटकीय रूप से बढ़ जाएगा। अध्याय 568, मुझे अपने साथ ले चलो। कुछ घंटों बाद स्मृति परिवार के मैदान में दर्जनों लोग खड़े थे, जिनमें युवा और वृद्ध दोनों शामिल थे। इन सभी लोगों की साधना कल्टीवेशन ट्रू लॉर्ड रैंक तक पहुंच चुकी थी और उनमें से कई काफी भयंकर दिख रहे थे। नन्हे मित्र नकुल, ये सभी लोग नाविक बनने के लिए तैयार हैं और ये एट डेसोलेट माउंटेन के सबसे बेहतरीन लोग हैं, स्मृति परिवार के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। नकुल शॉ ने धीरे से सिर हिलाया। स्मृति परिवार वास्तव में एट डेसोलेट माउंटेन के 3 सबसे बड़े परिवारों में से एक होने के योग्य था। वे इतने कम समय में उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप इतने सारे नाविक खोजने में सक्षम थे। उसने ऐसे नाविकों की मांग की थी जो कम से कम प्रारंभिक चरण के ट्रू लॉर्ड रैंक पर हों और वे बहुत वृद्ध न हों, उम्मीद है कि 100 साल से कम उम्र के। इसके अलावा नकुल को नाविकों की वफादारी की आवश्यकता थी, इसलिए उनकी पृष्ठभूमि जितनी सरल होती उतना ही बेहतर था। सेवा की अवधि 20 वर्ष की होगी। बेशक नकुल शॉ इसके बदले भारी इनाम देने वाला था। वह हर साल जो राशि देगा वह सामान्य नाविकों की तुलना में कई गुना अधिक होगी। इसके अलावा नकुल ने वादा किया कि जब तक वे 1 साल का परीक्षण ट्रायल पास कर लेंगे, उनमें से प्रत्येक को अर्थ ग्रेड हथियार का एक टुकड़ा प्राप्त होगा। ऐसे इनामों ने स्मृति परिवार के मुखिया को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। अर्थ ग्रेड हथियार के टुकड़े स्मृति परिवार के लिए भी कीमती थे, फिर भी इन सभी नाविकों को केवल नकुल की शर्तों को पूरा करने पर एक टुकड़ा मिलने वाला था। ये तो बस पहले कुछ वर्षों के पुरस्कार हैं। नकुल शॉ मुस्कुराया। ये सुनकर सभी उत्साहित थे, लेकिन कई लोगों को संदेह भी था। यद्यपि पुरस्कार आकर्षक हैं, पर क्या वह हमें समुद्री डाकू बनाना चाहता है? कुछ लोग फुसफुसाए, ही इतने पुरस्कारों के लिए तो मैं वैसे भी समुद्री डाकू बनने को तैयार हूँ। उनमें से अधिकांश का मन डोल गया था। मुझे केवल 8 नाविकों की आवश्यकता है। जहाँ तक लड़ने की बात है, तुम सभी बहुत कमजोर हो, नकुल ने बिना किसी भाव के कहा। उसे केवल ऐसे नाविकों की जरूरत थी जो जहाज को नियंत्रित कर सकें। नकुल शॉ नहीं जानता था कि यात्रा कितनी लंबी होगी, लेकिन एक बात निश्चित थी, जहाज पर उसका अधिकांश समय साधना कल्टीवेशन में बीतेगा। फिर उसने 8 नाविकों को चुनना शुरू किया, जबकि स्मृति परिवार के मुखिया और स्वयं स्मृति रुचि के साथ देख रहे थे। जैसे ही 8 नाविकों की सूची लगभग तय हो गई और चुने गए लोग खुशी महसूस कर रहे थे, परिवार के मुखिया एक आकृति तेजी से आए और स्मृति परिवार के मुखिया के सामने आधे घुटने के बल झुक गई। हम एक डेसोलेट सेक्रेड सिटी एलायंस। स्मृति परिवार के मुखिया ने एक विशेष टोकन लिया और उसके भीतर की जानकारी पढ़ी। खबर पढ़ने के बाद उनके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए और उन्होंने सहज रूप से नकुल शॉ की ओर देखा। स्मृति परिवार के मुखिया ने अपनी बेटी को एक तरफ खींचा। नकुल शॉ, तीनों संप्रदायों द्वारा वांछित। स्मृति का चेहरा सदमे से भर गया और उसकी पलकें फड़कने लगीं। ये निश्चित रूप से वही है। स्मृति परिवार के मुखिया ने अधीनस्थ से एक चित्र लिया। चित्र पर एक नीले बालों वाला युवक, एक कंकाल और एक छोटी बिल्ली थी। ये कैसे संभव है? उसका तीनों संप्रदायों से क्या संबंध हो सकता है? स्मृति को विश्वास नहीं हो रहा था। नीले बालों वाला युवक नकुल शॉ के बहुत समान दिख रहा था और उसने समुद्री डाकुओं से लड़ने के लिए एक कंकाल का उपयोग किया था। एकमात्र अंतर यह था कि अभी उनके सामने खड़े युवक के बालों और आंखों का रंग सामान्य था। स्मृति, यह ऐसी घटना है जो 1000 साल में एक बार होती है, और तीनों संप्रदाय जो पुरस्कार देने का वादा कर रहे हैं वे स्मृति परिवार को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं। स्मृति परिवार के मुखिया की आवाज उत्तेजना से कांप रही थी। ग्रिफिन संप्रदाय और लैम्बर्ट संप्रदाय सहित तीनों संप्रदायों का त्यानलू द्वीप समूह में सर्वोच्च शासन था। जब तक वे नकुल शॉ को पकड़ या मार सकते थे, तब तक स्मृति परिवार का भाग्य बदला जा सकता था। स्मृति,
मैं परिवार के पिछले मुखिया और ओल्ड मैन बिनीश को बताने जा रहा हूँ। तुम उस छोकरे को रोकने की पूरी कोशिश करो। स्मृति परिवार के मुखिया ने गंभीरता से आदेश दिया और एक गहरी सांस ली। स्मृति परिवार का उत्थान या पतन अब तुम पर निर्भर है। लेकिन नकुल फैन ने हमें बचाया था। स्मृति अनिच्छुक थी। एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ उसका रक्षक। वह मिश्रित भावनाओं के साथ नकुल शॉ के पास लौटी। लेडी स्मृति, मैंने अपने 8 नाविक चुन लिए हैं। मुझे बस एक बटलर और एक उप कप्तान वाइस कैप्टन की जरूरत है और यह बिल्कुल सही होगा। नकुल बेहद संतुष्ट लग रहा था। ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप को संभालने के लिए 8 नाविकों के साथ नकुल शॉ को अब इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक उप कप्तान और बटलर जोड़ने का विचार कंकाल वाले डिवीजन लीडर अरूप का था। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप को घोस्ट कॉप्स भूत शव बनाने और साधना करने की भी आवश्यकता थी। वह हमेशा नकुल के छोटे मोटे कामों की देखभाल नहीं कर सकता था। नकुल स्पष्ट रूप से उस विचार से सहमत था। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप उसके पक्ष की सबसे मजबूत ताकतों में से एक था। इस समय नाविक ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन स्मृति परेशान लग रही थी। लेडी स्मृति, एक मजबूत हाथ ने उसके कंधे को थपथपाया और स्मृति का शरीर कांप उठा जब उसने शांत और निर्मल आंखों की जोड़ी को देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नकुल फैन हो या नकुल शॉ, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें एक डेसोलेट माउंटेन से दूर चले जाना चाहिए। स्मृति ने अपने दांत भींचे और कड़वाहट से मुस्कुराए। नकुल शॉ के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। स्मृति द्वारा उसका असली नाम पुकारे जाने का केवल एक ही कारण हो सकता था। ऐसा लगता है कि मैंने अब भी तीनों संप्रदायों को कम करके आंका है, जेमिनाई सेड। नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली। उसे त्यानलू द्वीप समूह के किनारे पर भेज दिया गया था, इसलिए उसे लगा था कि जब तक वह यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकता, उसे पहचाना नहीं जाएगा। हालांकि ये स्पष्ट था कि तीनों संप्रदायों के पास एक डेसोलेट माउंटेन तक सूचना भेजने के अन्य तरीके थे। अगर तुम अभी नहीं गए तो बिल्कुल समय नहीं बचेगा। स्मृति की आवाज़ घबराहट से भरी थी और वह नकुल शॉ को धक्का दे रही थी। ठीक है, नकुल शॉ ने एक बार फिर स्मृति की ओर देखा और कृतज्ञता महसूस की। निकलने के लिए तैयार हो जाओ। नकुल शॉ ने तुरंत 8 नाविकों को आदेश दिया। हुटिल्ड, धूसर रंग का धातु का जहाज चलने लगा, लेकिन ठीक उसी क्षण, छोकरे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? टिल्ड 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 टिल्ड। एक वृद्ध आवाज ने हेवन अर्थ युआन क्यूई को चीर दिया और एक ओरिजिन कोर रियल्म की आभा प्रकट हुई। बुरा हुआ, ये परिवार के पिछले मुखिया हैं। स्मृति के चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। उसी समय स्मृति परिवार के भीतर से एक परिचित ओरिजिन कोर रियल्म की आभा प्रकट हुई। नकुल शॉ बता सकता था कि यह आभा उसी घायल सॉवरेन की थी, यानी ओल्ड मैन बिनीश की। श्वा, स्मृति ने छलांग लगाकर जहाज पर कदम रखा और नकुल शॉ की कोहनी पकड़ ली। लेडी स्मृति, यह एक युवती की खुशबू उसकी नाक से होकर गुजरी। नकुल शॉ बेहद हैरान था। उसका एक हाथ स्मृति की गर्दन पर था, लेकिन उसने कुछ किया नहीं था। मुझे बंधक बना लो और भाग जाओ, स्मृति ने शर्मिंदा स्वर में कहा। नकुल शॉ आखिरकार समझ गया कि उसने क्या किया था और उसे उसके साहस पर विश्वास नहीं हुआ। तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। नकुल शॉ ने धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने उसकी मदद को ठुकराया भी नहीं। उसे बंधक बनाकर भागना वास्तव में बहुत आसान होता। आखिरकार 2 सॉवरेन के खिलाफ लड़ना कोई सरल काम नहीं था। सौ टिल्ड टिल्ड टिल्ड। स्मृति परिवार के पिछले मुखिया और रंग बिरंगे कपड़ों वाले सॉवरेन बुजुर्ग वहां पहुंच गए। स्मृति को नीचे उतारो, रंग बिरंगे कपड़ों वाले सॉवरेन बुजुर्ग चिल्लाए। अगर किसी ने मेरे करीब आने की हिम्मत की तो मैं इसे मार डालूंगा। नकुल शॉ ने स्मृति की गर्दन पकड़ ली, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। ये कहना मुश्किल था कि यह सांस न ले पाने के कारण था या शर्मिंदगी के कारण। रुको, पिछले मुखिया और उनके साथियों ने चिल्लाकर कहा। नकुल शॉ हंसा और स्मृति को हाथ में लेकर हवा में उड़ने लगा। हालांकि इससे पहले कि नकुल शॉ एक डेसोलेट सेक्रेट सिटी से बाहर निकल पाता, सॉवरेन की कुछ और आभाएं पास आने लगीं। पिछले परिवार प्रमुख, भले ही हम हमला न करें, लेकिन एक डेसोलेट सेक्रेट सिटी की अन्य ताकतें हमला करेंगी। स्मृति परिवार के वर्तमान मुखिया के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। तुम्हारा मतलब? सेवानिवृत्त मुखिया की आंखें चमक उठीं। उसे किसी और को सौंपने के बजाय क्यों न हम खुद ही यह काम करें? पूरे स्मृति परिवार के लिए एक बेटी का त्याग करना एक अच्छा सौदा है। स्मृति परिवार के मुखिया की आंखों में पागलपन सवार हो गया। तीनों संप्रदायों द्वारा वादा किए गए इनाम के बारे में सोचकर पिछले परिवार के मुखिया की आंखें भी लालच से जल उठीं,
जिसने किसी भी झिझक या संघर्ष की जगह ले ली। ठीक है, परिवार के पिछले मुखिया ने वर्तमान मुखिया की ओर गहराई से देखा और अपना हाथ हिलाया। अगर पिता अपनी ही बेटी का त्याग कर सकता था, तो दादा को और क्या कहना था। सब लोग, नकुल शॉ को मार डालो। परिवार के पिछले मुखिया और वर्तमान मुखिया नकुल शॉ की ओर झपटे। सो टिल्ड, जेमिनाई सेड। इस समय ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप असीमित महासागर की ओर बढ़ रहा था। लेडी स्मृति, ऐसा लगता है कि आपके परिवार को आपके जीवन की कोई परवाह नहीं है। नकुल शॉ को स्पष्ट रूप से काफी आश्चर्य हुआ और उसने स्मृति को छोड़ दिया। यदि स्मृति परिवार को उसके जीवन की परवाह नहीं थी, तो नकुल शॉ को अब उसे बंधक के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। पिताजी। स्मृति का चेहरा निराशा और अत्यधिक अकेलेपन के कारण पीला पड़ गया। डेक पर खड़े होते ही उसका शरीर डगमगाने लगा। इस क्षण उसके पिता सहित उसका पूरा परिवार उसके जीवन की परवाह किए बिना उसकी ओर झपट रहा था। तुम अभी भी नहीं जा रही हो? नकुल शॉ ने धीरे से स्मृति को धक्का दिया। मैं वापस नहीं जाऊंगी। स्मृति ने अपने होंठ इतनी जोर से काटे कि खून बहने लगा। क्या तुम्हें एक उपकप्तान की जरूरत नहीं है? मैं तुम्हारी दासी या नौकरानी भी बन सकती हूँ। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो। अध्याय 569, एक के बाद एक सॉवरेन्स का वध। ठीक है, तुम फिलहाल के लिए मेरी उपकप्तान वाइस कैप्टन बन सकती हो। नकुल शॉ मान गया। उसे उसकी स्थिति पर सहानुभूति थी। यदि वह न होता तो स्मृति के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। इसके अलावा उसे उस पर विश्वास था, इसलिए यदि वह छोटे मोटे मामलों की देखभाल करती है तो वह निश्चिंत रह सकता था। अब जहाज पर एक उपकप्तान और 8 नाविक थे। ठीक इसी क्षण सौ ओरिजिन कोर रियल्म की 3 और आभाएं तेजी से वहां पहुंची। उनके पीछे पीक ट्रू लॉर्ड रैंक्स और हाफ सटेप ओरिजिन कोर रियल्म्स भी थे। ये सभी एक डेसोलेट माउंटेन के विशेषज्ञ थे। हम दूसरे 2 परिवारों को सफल नहीं होने दे सकते। स्मृति परिवार के वर्तमान मुखिया और पिछले मुखिया दोनों घबराने लगे और जहाज की ओर लपके। कई सॉवरेन आभाओं का सामना करते हुए भी नकुल शॉ नहीं घबराया। उसने धीरे से एक काला झंडा निकाला। तुम अंदर जाओ और जहाज को 1000 फ्लोइंग आइलैंड्स की ओर ले चलो। नकुल शॉ ने स्मृति को जहाज के भीतर जाने का आदेश दिया। जेमिनाई सेड, श्वा। उसने काला झंडा लहराया और घोस्ट कॉप्स का स्टेरे प्रेत शव शापित व्यूह का आह्वान किया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो एक घने गहरे कोहरे ने जहाज को पूरी तरह घेर लिया हो और कोई भी यह नहीं देख पा रहा था कि भीतर क्या है। बैम बैम बैम। स्मृति परिवार के हमलों का पहला दौर जैसे ही इस व्यूह के भीतर पहुंचा, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। नकुल शॉ व्यूह के बीचों बीच सुरक्षित और अडिग खड़ा था। यहाँ तक कि स्मृति परिवार के पिछले मुखिया जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का हमला भी नकुल शॉ और जहाज तक बमुश्किल पहुंच पाया। जे इस घोस्ट कॉप्स का स्टेरे में 60 पीक ट्रू लॉर्ड रैंक के शापित प्रेत शव हैं और इसने पर्पल सेंट रूइंस के अनगिनत जानवरों के जीवन को सोख लिया है। इसके श्राप की शक्ति मूल 100 घोस्ट कॉप्स का स्टेरे से भी कहीं अधिक हो गई है। कंकाल डिवीजन लीडर की आकृति भी डेक पर दिखाई दी। इस व्यू की शक्ति उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी और इसके मुख्य रूप से 2 कारण थे। पहला, खंडहरों रूइंस के संसाधनों से परिष्कृत करने के कारण प्रेत शवों की शक्ति बढ़ गई थी। उनमें से प्रत्येक पीक ट्रू लॉर्ड रैंक तक पहुंच चुका था। दूसरा, पर्पल सेंट रूइंस में अनगिनत जानवरों के रक्त और आत्माओं को सोखने के बाद श्राप की शक्ति फॉरबिडन ग्राउंड ऑफ 100 ग्रेव्स से भी आगे निकल गई थी। उस व्यू में अनगिनत ट्रू स्पिरिट रियल्म के जानवर मारे गए थे। कितना घातक व्यू है। स्मृति परिवार के मुखिया ओल्ड मैन बिनीश और उनके साथियों के मुंह से अनायास ही चीख निकल गई। स्मृति परिवार के 2 सॉवरेन्स का संयुक्त प्रयास भी इस व्यूह को नष्ट नहीं कर सका। श्वा। नकुल शॉ ने झंडा लहराना जारी रखा, जिससे कोहरे से काले सांप बनने लगे जिन्होंने 1 मील के दायरे में सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। पास के ट्रू लॉर्ड रैंक्स और हाफ सटेप ओरिजिन कोर रियल्म्स जैसे ही उस कोहरे के संपर्क में आए, वे खून के पोखर में बदल गए। वहां लगातार पीड़ा और हताशा की चीखें गूंज रही थीं। ओरिजिन कोर रियल्म से नीचे का कोई भी व्यक्ति यदि इस कोहरे को छूता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। वुटिल्डा कुछ विशेषज्ञों को मारने के बाद घोस्ट कॉप्स का स्टेरे ने उनकी नफरत को सोख लिया, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ गई। मुझे और अधिक हत्याएं करने के लिए मजबूर न करो। नकुल शॉ ने ठंडी हंसी हंसी। इस व्यू का उपयोग रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से किया जा सकता था। धिक्कार है। रंग बिरंगे कपड़ों वाले घायल सॉवरेन बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि श्राप की शक्ति उन्हें भीतर से गला रही थी।
सामान्य ओरिजिन कोर रियल्म के लोग इस श्राप की शक्ति से भारी रूप से बंध जाते थे और वह तो पहले से ही घायल थे। धप, रंग बिरंगे कपड़ों वाले बुजुर्ग लड़खड़ाए और आसमान से नीचे गिर गए। ओल्ड मैन बेनीश, स्मृति परिवार के मुखिया ने अपनी रक्षा के लिए अर्थ ग्रेड हथियार के एक टुकड़े का उपयोग किया और उस सॉवरेन बुजुर्ग को संभाला जिसकी जीवन मृत्यु का कुछ पता नहीं था। हे भगवान, उन्होंने दर्द, पछतावे और नफरत के साथ अपना सिर आसमान की ओर उठाया। इस समय केवल स्मृति परिवार के पिछले मुखिया ही घोस्ट कॉप्स कार्स्टेरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव अत्यंत विकृत थे। हुटिल्डा और अधिक सांप बने और पिछले परिवार प्रमुख की ओर झपटे, जिससे उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। 9 डेडली यिन बोन, 9 घातक यिन अस्थि, एक बड़ी, नुकीली, गहरे चांदी के रंग की हड्डी अचानक व्यू से बाहर निकली। वुश टिल्डर 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 9 डेडली यिन बोन और घोस्ट कॉप्स कार्स्टेरे ने एक दूसरे का पूरक बनकर कुल शक्ति को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। वाह, स्मृति परिवार के पिछले मुखिया ने खून की उल्टी की और वे पीछे जा गिरे। उनके सीने में एक छोटा सा खूनी छेद हो गया था और वे लड़खड़ाने लगे थे। घोस्ट कॉप्स कार्स्टेरे की सहायता के बिना भी 9 डेडली यिन बोन ऐसी चीज नहीं थी जिससे वे लड़ सकते। ऐसा लगता है कि 8 डेसोलेट माउंटेन के 3 प्रमुख परिवार बस इतने ही शक्तिशाली हैं। नकुल शॉ हंसा। यदि स्मृति ने उससे विनती न की होती तो उसने उनके प्राण ले लिए होते। क्यू टिल्डर 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 इसी क्षण ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप ने 8 डेसोलेट माउंटेन की पतली बाहरी परत को तोड़ दिया और समुद्र में प्रवेश करने ही वाला था। उनकी दृष्टि में 8 डेसोलेट माउंटेन छोटा और छोटा होता गया और अंततः कई हजार मील चौड़े पहाड़ में बदल गया। शू टिल्डर 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 टिल्डर, जैसे ही उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया, ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप की गति 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई। हवा का प्रतिरोध अत्यंत कम था और सब कुछ पंख की तरह हल्का महसूस हो रहा था। छोकरे, भागो मत टिल्डर टिल्डर टिल्डर। 3 और सॉवरेन्स जो अन्य परिवारों से थे 8 डेसोलेट माउंटेन से बाहर झपटे। इन तीनों सॉवरेन्स की साधना कल्टीवेशन स्मॉल ओरिजिन कोर रियल्म के प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। सबसे शक्तिशाली सॉवरेन जिसकी साधना अंतिम चरण की थी, वह कम से कम ब्लू लाइटनिंग पायरेट के नेता जितना ही शक्तिशाली था। गति बढ़ाओ। नकुल शॉ लड़ने से डरता नहीं था, लेकिन उसका ध्यान बचने पर था। जहाज के भीतर स्मृति और उसके साथी गति को उसकी चरम सीमा तक बढ़ा रहे थे। ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप अत्यंत तेज था और एक सामान्य सॉवरेन की गति तक पहुंच सकता था, लेकिन इसके लिए 10 गुना अधिक प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स खर्च करने पड़ते। पेन टिल्डर 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 टिल्डर, तीनों सॉवरेन्स ने पीछे से पीछा करना जारी रखा और हमलों की बौछार कर दी। स्वामी, क्या हमें इन 3 मक्खियों का काम तमाम कर देना चाहिए? कंकाल डिवीजन लीडर अब अधीर हो रहा था। बेहतर होगा कि हम ज्यादा देर तक न लड़ें, थोड़ा और दूर जाने तक प्रतीक्षा करते हैं। नकुल शॉ के चेहरे पर शांत भाव था। एक डेसोलेट माउंटेन छोटा नहीं था। यदि वे उसके पास रुककर लड़ते तो पहले से मौजूद 3 स्मॉल ओरिजिन कोर रियल्म विशेषज्ञों के अलावा और भी बहुत से विशेषज्ञ वहां आ जाते। यदि कुछ और आ जाते तो ये परेशानी का सबब बन सकता था। इसके अलावा ओरिजिन कोर रियल्म को स्मॉल ओरिजिन कोर रियल्म और ग्रेट ओरिजिन कोर रियल्म में विभाजित किया गया था। यदि कोई ग्रेट ओरिजिन कोर रियल्म वाला विशेषज्ञ आ जाता तो यह अत्यंत खतरनाक होता। नकुल शॉ की जानकारी के अनुसार एक ग्रेट ओरिजिन कोर की युद्ध शक्ति एक स्मॉल ओरिजिन कोर की तुलना में कई गुना अधिक थी। यह अंतर वैसा ही था जैसा एक ट्रू लॉर्ड रैंक और एक सॉवरेन के बीच होता है। क्यू टिल्डर टिल्डर टिल्डर, ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप तेज और तेज होता गया और अब वह एक डेसोलेट माउंटेन से दसियों हजार मील दूर था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो टिल्डर टिल्डर टिल्डर? तीनों सॉवरेन्स ने एक साथ मिलकर एक सुनहरी जंजीर छोड़ी जिसने ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप को चारों ओर से जकड़ लिया। वह सुनहरी जंजीर एक फॉल्स अर्थ ग्रेड हथियार था। यदि कोई दूर से इस दृश्य को देखता तो उसे एक काली धुंध वाली गेंद सुनहरी जंजीर में लिपटी हुई दिखाई देती। ये ठीक नहीं है। जहाज के भीतर नाविक घबरा गए। भले ही जहाज चलने में सफल हो जाता, फिर भी वे सॉवरेन्स को अपने साथ घसीट रहे होते। अभी नकुल शॉ और कंकाल डिवीजन लीडर ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। हुटिल्डर घोस्ट कॉप्स कार्स्टेरे की काली धुंध काले सांपों में बदल गई जो तीनों सॉवरेन्स की ओर लपके। 9 डेडली यिन बोन, एक बड़ा गहरा चांदी जैसा नुकीला पत्थर हवा में चमका। कंकाल डिवीजन लीडर का अर्थ ग्रेड हथियार लगभग उसी समय बाहर निकला जब घोस्ट कॉप्स कार्स्टेरे सक्रिय हुआ था, जिससे एक संयुक्त शक्तिशाली प्रभाव पैदा हुआ। बूम! तीनों सॉवरेन समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए।
उन्होंने अभी मिलकर नकुल शॉ के जहाज को जंजीरों से जकड़ा ही था कि वे खुशी मना पाते, उससे पहले ही इन दोनों ने जवाबी हमला कर दिया। जैसे ही 9 डेडली यिन बोन उनसे टकराए, तीनों सॉवरेन्स तुरंत ही घोस्ट कॉर्प्स कार्स्टेरे की श्राप शक्ति से गलने लगे। वाह! प्रारंभिक चरण के स्मॉल ओरिजिन कोर सॉवरेन ने मुंह भर भर कर खून की उल्टियां की और उसके शरीर का एक हिस्सा पहले से ही सड़ने लगा था। इससे पहले कि वे इस हमले को संभाल पाते, अर्थ ग्रेड वेपन आइस इंपीरियल स्पीयर नकुल शॉ के हाथ में एक नीला भाला संघनित होने लगा। टिल्ड आइस इंपीरियल स्पीयर हिमशाही भाला ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा दिया। सीईई तीनों सॉवरेन्स के शरीर पर पाला जम गया। वूश! फिर आइस इंपीरियल स्पीयर के बर्फीले इरादे ने उस पहले से घायल प्रारंभिक चरण के स्मॉल ओरिजिन कोर सॉवरेन के आर पार छेद कर दिया। वुटिल्ड उस सॉवरेन का शरीर जम गया और फिर कड़क की आवाज के साथ टुकड़ों में बिखर गया। उसे आइस इंपीरियल स्पीयर के असली रूप से भेदा गया था, उसका मरना निश्चित था। बाकी बचे दो सॉवरेन्स के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। पलक झपकते ही एक सॉवरेन के प्राण हर लिए गए थे और अन्य दो अभी भी घोस्ट कॉर्प्स कार्स्टेरे की शक्ति के प्रभाव में थे। वॉर्ड्स का यिन डिमोनिक स्टैब। लगभग उसी समय दूसरा अर्थ ग्रेड हथियार हवा को चीरते हुए निकला। इस क्षण तक उन दो सॉवरेन्स के शरीर पर जमी बर्फ अभी पूरी तरह पिघली भी नहीं थी। वुश! टिल्ड बैम! 9 डेडली यिन बोन ने घोस्ट कॉर्प्स कार्स्टेरे की सहायता से एक और सॉवरेन को भेद दिया और ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने स्थान स्पेस को भी चीर दिया हो। वह मिडल स्टेज स्मॉल ओरिजिन कोर रियल्म का सॉवरेन खून के ढेर में बदल गया। दूसरा सॉवरेन भी मारा गया। जाओ! नकुल शॉ ने काला झंडा लहराया और व्यूह को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए घोस्ट कॉर्प्स कार्स्टेरे के माध्यम से उन दोनों सॉवरेन्स के रक्त तत्व और बची हुई आत्माओं को निगल लिया।